अच्छा जी, सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बेसिकली मोबाइल फाइनेंशियल सर्विसेज। ये बहुत डिफरेंट टॉपिक है फ्रॉम एवरीथिंग दैट वी कवर्ड सो फार। इतना टेक्निकल टॉपिक नहीं होगा, दिस इज मोर ऑफ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि आपको समझ में आए कि जो बाहर मोबाइल फाइनेंशियल सर्विसेज की एक पूरी डोमेन है, जिसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। फिर वो आपके पास मोबाइल बैंकिंग जो कन्वेंशनल या कमर्शियल बैंक्स ऑफर करते हैं, जो हम में से बेशतर इस्तेमाल करते ही होंगे। वो मीज़ान की हो या स्टैंडर्ड चार्टर्ड की हो, हबीब बैंक हो, कोई सी भी बैंक हो, वो आपको जो मोबाइल बैंकिंग बेसिकली सर्विसेज ऑफर करते हैं, एप्स ऑफर करते हैं, एक वो इसका पर्सपेक्टिव है। लेकिन एक दूसरा पर्सपेक्टिव जिस पे हम एक्चुअली फोकस करेंगे इस ट्रेनिंग में, वो ब्रांचलेस बैंकिंग है। कि वो किस तरह काम करती है एक्चुअली, उस बिजनेस के क्या फंडामेंटल्स हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसको थोड़ा समझेंगे कि वो किस तरह से डेवलप हुई है। सो बेसिकली कमिंग स्ट्रेट अहेड इनटू द टॉपिक। बुनियादी सवाल शुरू यहाँ से होता है कि मोबाइल फाइनेंशियल सर्विसेज हैं क्या। तो इसको हम बेसिकली लिंक करेंगे जो हमने इनिशियली भी देखा। पहले मोबाइल फाइनेंशियल सर्विसेज में जाने से पहले हम कहते हैं यार बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज क्या है। तो बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर जाए तो वो आपके पास चार पांच बुनियादी है: अकाउंट ओपनिंग, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना, कैश डिपॉजिट यानी कि बैलेंस लोड करना या टॉपअप करना, कैश विड्रॉल, जो भी रिलेशनशिप आप स्टैब्लिश करते हैं उसमें पैसे डालते हैं, उन पैसों को निकालना। ये कुछ बुनियादी चीजें हो सकती है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी चीज हो सकती है वो ये हो सकती है कि या तो आप बिल पेमेंट्स कर लें या फिर आप उसके अंदर कोई फंड ट्रांसफर्स कर लें। तो ये आपके पास बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज आ गई। अब ये जो बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज आपके पास आ रही हैं, इन बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज को अगर हम फिर बात करें कि हम किन मीडियम्स के थ्रू ऑफर करते हैं, उन मीडियम्स के थ्रू जब ऑफर करें तो हम मोबाइल के अंदर देखते हैं उसको। अब मोबाइल में भी जब हम इसको ऑफर करें एज मोबाइल फाइनेंशियल सर्विसेज, तो इसके मल्टीपल फ्लेवर्स पॉसिबल। यानी कि मैं अगर ये कहूँ कि मैंने अकाउंट खोलना है, पैसे डालने हैं, पैसे निकालने हैं, बिल्स पे करने हैं, कोई चीजें खरीदनी है या फंड ट्रांसफर करने हैं, और फंड ट्रांसफर किसी भी किस्म के हो, वो आप अपने दोस्त को कर रहे हो, वो आप किसी बिजनेस को कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इन सारी चीजों के अंदर जो वेरिएशंस पॉसिबल है वो हम दो तरीके से देखेंगे, एक मोबाइल बैंकिंग के परस्पेक्टिव से और ब्रांचलेस बैंकिंग के परस्पेक्टिव से। और इन दोनों में फर्क करना जरूरी है। आप मीज़ान बैंक की एप्लीकेशन इस्तेमाल करें तो वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है, एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के परस्पेक्टिव से। और जब आप जाके इजी पैसा की फॉर एग्जांपल अगर एप्लीकेशन यूज करते हैं या जैस कैश की एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो वो फंडामेंटली एक बिल्कुल अलग चीज़ है। देखने वाले को शायद इंटरफेस पे लगे कि यार मैं एक एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसके पीछे मुझे एक सर्विस कोई बैंक दे रहा है, एक सर्विस मुझे जायज दे रहा है, क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, बहुत फर्क पड़ता है। पीछे फंडामेंटली बिजनेस मॉडल ही डिफरेंट होते हैं, तो उनको हम अभी समझने की कोशिश करेंगे। ब्रांचलेस बैंकिंग को एजेंट बैंकिंग या एजेंसी बैंकिंग भी कहा जाता है वैसे, और इसकी डिटेल अभी हम आगे देखते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे इतना बताऊं कि हम इसको इसलिए एजेंट बैंकिंग एजेंसी बैंकिंग कह रहे हैं क्योंकि आप अगर फॉर एग्जांपल मीज़ान के अंदर आपका अकाउंट है और आपने मीज़ान के साथ कोई फिजिकल रिलेशनशिप, कोई आपको कोई फिजिकल काम है, कोई फॉर्म सबमिट करना है या कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, तो आप मीज़ान की ब्रांच ढूंढेंगे, मीज़ान की ब्रांच में जाएंगे। ब्रांचलेस बैंकिंग जो इजी पैसा वगैरह के अंदर इनकी अपनी ब्रांचेस नहीं होती। ये तो हर गली के अंदर कोई फारूक भाई की दुकान, गफूर भाई की दुकान, पान वाले की दुकान, ये सारे उनके एजेंट्स होते हैं इजी पैसा के और जैस कैश के। तो एक बहुत वाइड फुटप्रिंट होता है, इसलिए इसको एजेंसी या एजेंट बैंकिंग भी कहा जाता है। मोबाइल बैंकिंग जैसे हमने बात की, ऑफर्ड स्टैंड अलोन बाय बैंक्स या सिमिलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सिमिलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मैंने इसको एक्सप्लिसिटली ऐसे इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि ट्रेडिशनली सिर्फ बैंक्स ही ऑफर करते रहे, लेकिन अब आपके पास नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होती हैं, ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हो गई, ऐसी चीजें, ऐसी फर्म्स, ये भी मोबाइल ऐप्स ऑफर कर रही हैं आपको। तो दैट ऑल्सो मोर और लेस शायद उसमें आपको ये सारी फाइनेंशियल सर्विसेज ना मिले। शायद कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी आज आपको ये नहीं देती फैसिलिटी कि आप उसकी ऐप के थ्रू बिल पेमेंट कर ले जाके, बट कुछ ना कुछ बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज आपको मिल जाएगा, उनके पास रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने को मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट के लिए टॉप अप करने की फैसिलिटी मिल जाएगी। तो वो वाली चीजें मोबाइल बैंकिंग के अंदर आ गई। और ब्रांचलेस बैंकिंग जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे एक कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, कोई ना कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगी और साथ में कोई एजेंट या सुपर एजेंट होगा। ये इस टर्मिनोलॉजी को हम अभी आगे जाके देखते हैं कि इससे एग्जैक्टली क्या मतलब है हमारा। एक दूसरा बुनियादी फर्क ये है कि मोबाइल बैंकिंग जैसे अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं मीज़ान बैंक की या किसी की, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड की और मीज़ान की ऐप खोल के ट्रांजेक्शन करना शुरू कर दी। पहले से अकाउंट होना जरूरी है वहाँ पे आपका। लेकिन अगर आप इजी पैसा की बात करें, आपका इजी पैसा पे अकाउंट ना भी, आप किसी एजेंट के पास जाएं, सिर्फ सीएनआईसी इस्तेमाल करते हुए आप पैसे भेज सकते हैं। तो कोई प्री स्टैब्लिश रिलेशनशिप जरूरी नहीं है। तो ये कुछ बुनियादी फर्क है इनके बीच में।
अगर एग्जांपल्स ऐसी एक नजर देखें तो हम बातों बातों में क्लियर कर ही लिया इसको। मोबाइल बैंकिंग में आपके पास एचबीएल, एलाइड बैंक और दुनिया जहाँ के हमारे जितने बैंक से सबकी एप्स आ जाएंगी। ब्रांचेस बैंकिंग में और भी होंगे, इजी पैसा, जस्ट कैश की हमने बात की, यूबीएल का ओमनी भी होता है, यू फोन वालों का, और यू बैंक का यू पैसा होता है, बहुत सारे फ्लेवर्स इसके अंदर मौजूद है। आगे चल के बेसिकली एक दफा हम मोबाइल फाइनेंशियल सर्विस में ब्रांचलेस बैंकिंग को देखने से पहले 1 मिनट पहले ये समझ लेते हैं एग्जैक्टली कि हमें ब्रांचलेस बैंकिंग की जरूरत पड़ी क्यों। मतलब जब हम ये कह रहे हैं कि बैंक है, बैंक की ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस में एटीएम्स लगे हैं, हर चीज है, तो फिर क्या जरूरत पड़ेगी हमको ऐसी कि हम एजेंसी बैंकिंग या एजेंट बैंकिंग करें और ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करें। तो उसको समझने के लिए ना इस स्ट्रक्चर को ऐसे देखो, और ये सिर्फ इस पे एप्लीकेबल नहीं है, ये तुम लोग और भी जो काम करो उसमें भी देखना कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में और दुनिया भर में मोरलेस इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है। शायद रेंजेस में फर्क होगा कि जो आप कहें कि रिलेटिवली वेल ऑफ लोग ज्यादा होंगे शायद डेवलप्ड मुल्कों में, जिनकी बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, और जो लोअर स्टार्ट ऑफ सोसाइटी होता है वो कम होगा। लेकिन इस तरह का स्क्यू या इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह होती है, हर मुल्क में होगी, दुनिया भर में मिलेगी आपको। उसको हम इस तरह से तोड़े कि हम मार्केट को दो हिस्सों में तोड़ते हैं, ऑन दी एक्स एक्सिस, कि हम कह रहे हैं कि एक अर्बन मार्केट होती है और एक रूरल मार्केट होती है, यानी गांव देहात हो गया और आपके शहर हो गए। और लेफ्ट साइड के ऊपर हम क्या करेंगे, हम इसको कहते हैं कि हमने 5 इकोनॉमिक स्लैब्स में उसको ब्रेक कर दिया। बॉटम ऑफ द पिरामिड के ऊपर हम कह रहे हैं कि यार ये वो लोग हैं जो कि महीने के 15,000 से कम कमाते हैं, तो ये सबसे आपके जो गरीब तबका होता है मुल्क का, ये वो हो गया। पाकिस्तानी केस में ये तकरीबन 64% लोग होते हैं, 64%। ये 2 साल पुराने नंबर है तो शायद इसमें कुछ वेरिएशन हो, लेकिन ब्रेकअप ऐसे ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि बहुत बुनियादी फर्क आ गया। तो आपके पास ये ब्रेकअप ही होगा। सो 64% ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान जिनको आप बोलेंगे वो ऐसे हैं जो कि 15,000 से कम कमाते हैं। उसके बाद हम एक कह रहे हैं लोअर मास जो कि 15 से 25,000 के बीच में कमाते हैं, वो हम कह रहे हैं कि दे आर रफली 23%। फिर इमर्जिंग मिडिल क्लास आ जाती है, उसको हम कहते हैं कि वो 25 to 50,000 कमा रहे हैं। ये तकरीबन पाकिस्तान में 9% लोग ऐसे होंगे। मिडिल क्लास जिनको हम बोलेंगे वो 50,000 से तकरीबन 1.5 लाख तक कमा रहे हैं, वो 3% लोग होंगे। और जो इससे ज्यादा कमा रहे हैं हम कह रहे हैं कि ये वेल्दी क्लास है, आपकी वेल ऑफ क्लास है, ये 1% लोग हैं पूरे पाकिस्तान में। इस स्ट्रक्चर को ऐसे रखने का मकसद ये है कि इस पे हमने मैप करना है कि यार कौन से लोग हैं जो बैंक्स के पास जाते हैं, बैंक्स में अकाउंट खोलते हैं, बैंक इस्तेमाल करते हैं, और कौन से लोग हैं जो कि बिल्कुल अनबैंक्ड है। यानी कि देखिए, गरीब से गरीब भी होगा, उसको भी घर पे पैसे भेजने होते हैं, कुछ ना कुछ करना होता है। लेकिन हमारे मुल्क में एक बहुत अरसे तक उनको केटर करने के लिए कोई सर्विसेज मौजूद ही नहीं थी। जो गांव देहात में है उसके लिए फीजिबल नहीं है कि वो बैंक की ब्रांच ढूंढे, सबसे करीबी हो सकता है उसकी सबसे करीबी बैंक ब्रांच उससे 50 किलोमीटर दूर है। तो जो कमाई बेचारा 10,000 है, वो सिर्फ पैसे भेजने के लिए 100 रुपए खर्च करके जाके 500-600 रुपये तो नहीं भेजेगा ना कहीं पे, वो सेंस। तो ये वाली चीजें बेसिकली मैटर करती है। तो अगर हम देखें तो ट्रेडिशनली स्पीकिंग जो आपके पास कमर्शियल बैंक्स हैं, और जो बड़े हमारे 4 कमर्शियल बैंक्स हैं, एमसीबी, एचबीएल, यूबीएल और एनबीबी, ये तकरीबन 45 मिलियन कस्टमर्स को कैटर करते हैं। लेकिन इनकी जो कस्टमर्स का ब्रेकअप है ना, जो सेगमेंट है, वो इमर्जिंग मिडिल क्लास से शुरू होता है और फिर वेल्दी क्लास तक जाता है। जो बैक ऑफ द लोअर मास या बॉटम ऑफ द पिरामिड वाले लोग हैं, उनको ये एज सच कैटर नहीं करते, उनका वो टारगेट ही नहीं है, उन्होंने कभी कोई प्रोडक्ट्स बनाए नहीं है ऐसे। और जो वो वाले लोग हैं आपके पास जो बॉटम ऑफ द पिरामिड और लोअर मास और कुछ हद तक इमर्जिंग मिडिल क्लास में भी, उनको हम फिर कैटेगराइज करते हैं, कहते हैं यार ये इनफॉर्मल सेक्टर है। इनफॉर्मल सेक्टर से मतलब है ये वो फाइनेंशियल सर्विसेज यूज करते हैं, जैसे शराब बोर्ड पर गफूर भाई लोन देते हैं आपको बहुत सारे पैसों के आते हैं, मतलब वो फिर वो उन चीजों में जाते हैं जो अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल सर्विसेज होती है, उसमें रिस्क ज्यादा होता है, उसमें उसमें उसके अपने इश्यूज बहुत सारे होते हैं। वो उन चीजों पर डिपेंड करते हैं। 85 मिलियन कस्टमर्स पाकिस्तान के अंदर तकरीबन वो है जो कि ऐसे सेक्टर में डिपेंड करते हैं, उनमें फिर वो वाली उनकी बेसिकली फाइनेंशियल सर्विस होती है। अब इनको केटर, और जो आपके पास बाय द वे हमने जैसे 4 बिग 4 कमर्शियल बैंक्स की बात की, बाकी भी जितने कमर्शियल बैंक्स है ना, उनकी नीश यही होगी कि वो रूरल में नहीं जाते, वो अर्बन में ही रहते हैं, और वो हायर मिडिल क्लास को केटर कर रहे होते हैं। लोअर मिडिल क्लास को और नीचे वाली फर्दर क्लासेस को केटर करने के लिए कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं जो कि बहुत ही बेसिक और बहुत ही नैरो स्कोप की फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं। पोस्ट ऑफिस फॉर एग्जांपल, आप पोस्ट ऑफिस जाके एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेज सकते हैं। और पोस्ट ऑफिस गांव हो, देहात हो, शहर हो, तकरीबन सबके शायद बहुत पास ना हो, लेकिन फिर भी बैंक से ज्यादा रसाई उसकी होगी कि वो पोस्ट ऑफिस की ब्रांच से चला जाए। लेकिन उनकी फाइनेंशियल सर्विसेज की कोई खास क्वालिटी नहीं होती ना, उनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, प्रोसेस भी बड़े बेकार होते हैं, लेंदी प्रोसेस होते हैं, उनके साथ काम करना भी मुश्किल होता है। लोन हासिल करना, खैर उनसे तो आप ले नहीं सकते, जिनसे ले सकते हैं कोई आसान नहीं होता, बड़े मुश्किल होते हैं। तो ये सारे इशू हैं।
ये तो हम इसलिए बेसिकली कह रहे हैं कि ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, दिस इज मोस्टली अनबैंक्ड, प्रीवियस टू ब्रांचलेस बैंकिंग की बात कर रहा हूँ। ये भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि ब्रांचलेस बैंकिंग की, एजेंट बैंकिंग की जरूरत क्यों पड़ी हमको। तो ये थे बेसिकली मोस्टली अनबैंक्ड एंड दे हैड नो एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज। अब आगे आ जाते हैं हम कि कन्वेंशनल ब्रांचलेस बैंकिंग के, सिर्फ एक मिनट में नंबर्स दिखा रहा हूँ आपको। और ये नंबर्स दिखा मैं पहले इसलिए रहा हूँ समझाने से कि ब्रांचेस बैंकिंग कैसे होती है, ताकि आपको स्कोप का अंदाजा हो। क्योंकि अभी हमने मैं पूरी बात किया कि हमने कहा कि यार पाकिस्तान में ज्यादातर लोगों के पास तो वो सहूलत ही नहीं है कि वो जाके कोई फाइनेंशियल सर्विस हासिल कर सके, किसी को पैसे भेज सके। तो आपके पास अगर हम कहें कन्वेंशनल बैंकिंग और ब्रांचेस बैंकिंग में ब्रेक करें, और हम कहें कि टच पॉइंट्स कितने हैं, टच पॉइंट से मेरी मुराद ये कि अगर आप एक बैंक के कस्टमर है, तो आप ऐसे कौन सी फिजिकल लोकेशन है जिन पे जहाँ के कोई आप काम कर सकते हैं, यानी आप वहाँ पे जाके कैश निकाल लें, या वहाँ पे जाके बिल पे कर लें, या वहाँ पे जाके किसी को पैसे भेज दें, आप क्या कर सकते हैं। तो ब्रांच पे भी मैं इसको ब्रेक नहीं कर रहा, मैं ब्रांच से टाई नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ एटीएम की बात कर लेते हैं कि वो ज्यादा आसान होगा ना, चले समझना कि यार एटीएम तो आप मॉल से भी रख देते हैं, पूरी ब्रांच खोलने की जरूरत नहीं है, पूरी वर्कफोर्स रखने की जरूरत नहीं है। पूरे पाकिस्तान में 2000, अच्छा ये बाय द वे स्टेट बैंक के नंबर्स हैं और ये 2019 के नंबर्स, हमारे पास 2020 के भी थे, ब्रांचेस बैंकिंग के नंबर्स 2019 के थे, इसलिए मैंने बैंकिंग के भी 2019 के रखे ताकि वो कंपैरिजन फेयर हो सकता है ये नंबर में थोड़ी और 15,600 यहाँ लिखा हुआ है, तकरीबन कुछ 16,500 के करीब एटीएम्स हो गए, लेकिन वो नंबर एक ही बेंचमार्क के ऊपर है, इसलिए मैंने एक साल पहले का नंबर रखा है आप लोगों के सामने। 15,612 एटीएम्स थे पाकिस्तान में 2019 के इख्तिताम पे, आखिर में। उसके कंपेरेटिव में आप देखें कि आपके पास एजेंट्स कितने हैं, तो वो आपके पास है 4,37,000। तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अगर आप बोलें कि मुल्क में आपने ट्रांजैक्शन करनी है और पूरे मुल्क में सिर्फ 15,000 लोकेशन होंगे जहाँ पे आप जाके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और कोई बोले कि आपने ट्रांजैक्शन करनी है और पूरे मुल्क में तकरीबन 4.5-5 लाख लोकेशन हो, तो जमीन और आसमान का फर्क है। गांव देहात वाले के पास में कोई ना कोई मिल जाएगा उसको, राइट। अच्छा, ये बाय द वे रजिस्टर्ड एजेंट्स हैं, सारे एक्टिव नहीं होते हर वक्त। अगर एक्टिव एजेंट्स को देखा जाए तो वो कदरे कम नंबर है, लेकिन वो भी तकरीबन 2 लाख के करीब है, जो कि बुनियादी तौर पे एक्टिव है, सर्विसेज दे रहे हैं। बाकी रजिस्टर कर लिया, थोड़ा टाइम काम किया होगा, मजा नहीं आया, समझ नहीं आया, इनएक्टिव हो गए, लेकिन फिर भी तकरीबन 2 लाख है आपके पास, तो बहुत बुनियादी फर्क है। तो वो जो इशू था ना कि एक्सेस नहीं थी बहुत सारे लोगों के पास, ब्रांचलेस बैंकिंग के अंदर वो स्केल मिल जाता है हमको, जो कि उस इशू को रिजॉल्व कर सके। इसी तरह रजिस्टर्ड यूजर्स की बात करें तो आपके पास पूरे पाकिस्तान में, अच्छा ये करंट नंबर है, इसको मैं वैसे स्केल डाउन करके बताऊंगा आपको। 2020 में अभी कोरोना वाले पूरे साइकिल से गुजरने के बाद पाकिस्तान में तकरीबन कोई 8.4 मिलियन यानी 84 लाख मोबाइल बैंकिंग के यूजर्स आ गए। कोरोना से पहले ये जब लॉकडाउन लगे उससे पहले तकरीबन 5.5 मिलियन थे। वो जो पूरी डिजिटाइजेशन की एक लहर आई थी ना कि अब तो जब बाहर नहीं जा रहे तो कुछ करना है, तो सबने मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू किया था, तो हम 5.5 से 8.5 के ऊपर आ गए, मिलियन के ऊपर, तकरीबन 55 से 85 लाख के ऊपर हम आ गए थे। उससे पहले तो हम बहुत स्लोली ग्रेजुअली 55 तक पहुंचे थे। इसके कंपैरेटिवली ब्रांचेस बैंकिंग अकाउंट देखो तो जहां वो 8.5 मिलियन हुए पूरे कोविड के साइकिल के बाद, उससे पहले ब्रांचेस बैंकिंग अकाउंट 46 मिलियन थे आपके पास। तो वो जो हम कह रहे थे ना 120 मिलियन 85 मिलियन के करीब जो आपके पास अनबैंक पॉपुलेशन है, वो पूरी यहाँ रिलाई कर रही है, यानी कि वो ब्रांचेस बैंकिंग अकाउंट्स के ऊपर रिलाई करती है, उनके बैंक्स में अकाउंट्स नहीं होते। और उसकी वजह एक है कि बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं ना कि उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो अकाउंट खोले जाके, आप जाके एचबीएल के पास जाओ, कम से कम भी बोलते हैं 5,000 रखें आप अकाउंट के, तो हम अकाउंट खोल के देंगे। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं उनके पास 5,000 भी नहीं होते रखने के। तो ये ब्रांचेस बैंकिंग उन लोगों को केटर कर रही है और उनके मसले हल कर रही है। गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ हाउ ब्रांचलेस बैंकिंग ऑपरेट्स, ये बेसिकली मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे मेजर ब्रांचेस बैंकिंग के ऑपरेटर्स कौन है। इनको बाय द वे एमएमओस, मोबाइल मनी ऑपरेटर्स भी कहते हैं, टर्मिनोलॉजी इंटरचेंजेबली यूज होती है। तो सबसे बड़ा टेलनर इजी पैसा है, जिसके पास तकरीबन 52% मार्केट शेयर है पूरे पाकिस्तान में, यानी कि जितने भी आपके पास ब्रांचेस बैंकिंग के अकाउंट्स हैं, एक्टिव अकाउंट्स है, वो 52% टेलनर इजी पैसा के हैं, तो ये मार्केट लीडर है आपका। नंबर 2 पे आपके पास मोबिलिंक जैस कैश है फिर, जो कि तकरीबन 34% है। एक वक्त था जब ये दोनों बिल्कुल नेक एंड नेक होते थे, 2014-15 की बात है, 16 की, तो ये दोनों 45, 43, 45, कभी ये ऊपर आ गए कभी नीचे आ गए, इस तरह चल रहा होता था। अब थोड़ा डिफरेंस वाजे हो गया, 52% इज टेलनर इजी पैसा एंड 34% इज जैस कैश। उसके बाद जो फिर सबसे करीब में भी है वो यूबीएल का ओमनी है, जो कि 8% पे है, तो काफी फर्क है। और फिर ये बहुत सारे और यू पैसा आ गया आपके पास, हैं 4-5 और हैं जो कि फिर बहुत छोटी छोटी निशेस में काम करते हैं, वो टोटल 6% के बनते हैं। अच्छा जी, अब मैं इसकी थोड़ी टेक्निकलिटी में जाने लगा हूँ। चले यार आगे चलते हैं। अब इसको हम बेसिकली अब एसेंशियली देखते हैं कि ये जो ब्रांचेस,
ब्रांचलेस बैंकिंग या एजेंसी बैंकिंग है, ये एग्जैक्टली काम किस तरीके से करती है। अंदर जाने से पहले, इन द सेंस के इनके स्ट्रक्चर के अंदर घुसने से पहले एक मिनट के लिए देखो कि टेलको सेक्टर कैसे काम करता है। टेलको से मुराद ये आपके टेलनॉर और इनकम टेलीकॉम कंपनीज को फॉर श्योर टेलको कह रहे होते हैं, क्योंकि ब्रांचलेस बैंकिंग के अंदर फंडामेंटल रोल इन्हीं का है, एजेंट्स इन्हीं के होते हैं। तो वो क्यों होते हैं, ऐसा क्यों हुआ, दुनिया भर में स्ट्रक्चर क्यों अडॉप्ट हुआ। आपके पास जो टेलकोज होते हैं ट्रेडिशनली देखो, अब तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो गया क्योंकि अब हम डेटा और इंटरनेट के ऊपर ज्यादा रिलाई कर रहे हैं। लेकिन जब हम बेसिक टेलीकॉम सर्विस यूज करते थे, जब सिर्फ एसएमएस और आपके पास कॉल्स होती थी, तो आपके पास बैलेंस, एयर टाइम, टॉक टाइम, ये चीजें बिकती थी, ये फंडामेंटल प्रोडक्ट थी, इसके अलावा वो कुछ और नहीं बेच रहे होते थे, राइट। तो वो बेचने का तरीका उनका क्या होता था, स्ट्रक्चर देखो अगर, तो उसूलन टेलकोस की हर जगह फ्रेंचाइज नजर आती थी ना हमको, हर एरिया में टेलनॉर की फ्रेंचाइज, उनकी फ्रेंचाइज। वो इसलिए होती थी आपके पास कि टेलकोस जो बिजनेस करती है ना, वो फ्रेंचाइज के साथ करती है। अगर तुम्हारे घर के बराबर में जो पान की दुकान है, वहां पे कोई मोबाइल का कार्ड बेच रहा है या फोन के ऊपर टॉप अप इजी नोट कर रहा है, तो वो इसलिए तो नहीं कर रहा कि वो टेलनॉर में किसी को जानता है, कोई रिश्तेदारी है उसकी, कोई ना कोई स्ट्रक्चर, बिजनेस फॉर्मेट स्ट्रक्चर चल रहा होगा ना, वो फ्रेंचाइजी वाला स्ट्रक्चर होता था पूरा। तो आपके पास होता है क्या, फ्रेंचाइज होते हैं अलग अलग एरियाज में, उनके ज्योग्राफिकल एरियाज उनको अलॉटेड होते हैं कि भाई ये गुलशन इकबाल की फ्रेंचाइज है, यहाँ की है, यहाँ की है। हर फ्रेंचाइज की अपनी सेल्स टीम होती थी फिर, जो कि अपने एरिया के अंदर जाके दुकानदारों को बेचती थी कि भाई ये लो, तुम मुझसे इतने का एयर टाइम ले लो, इतने के कार्ड ले लो, ये चीजें रख लो, बिल्कुल। तो वो रिटेलर्स आपके पास होते हैं जो कि एंड एजेंट्स हैं आपके पास। वो रिटेलर्स हैं जो कि हर फ्रेंचाइज को रिपोर्ट करते हैं आपके पास। और फ्रेंचाइज वाले क्या करते थे, फॉर एग्जांपल फ्रेंचाइज ने टेलको से कह दिया, मैं बहुत सिंप्लीफाइड नंबर्स यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, छोटे इतने छोटे नंबर नहीं होते, लाखों के अंदर ये नंबर्स होते हैं, लेकिन फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने छोटा नंबर रखा है। फ्रेंचाइज वन ने फॉर एग्जांपल टेलको से कहा कि मैंने आपसे 10,000 का एयर टाइम खरीद लिया आज के दिन में, ये 10,000 का एयर टाइम मैं बेचूंगा आगे। इस 10,000 के एयर टाइम को फिर वो अपने सेल्स के बंदों को, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको फील्ड में भेजेगा कि जाके भाई दुकानदारों को बेचो ये, ताकि वो आगे लोगों को बेचे। तो किसी ने 5,000 का ले लिया, किसी ने 3 का ले लिया, किसी ने 1,500, किसी ने 500, छोटे बड़े रिटेलर पर डिपेंड करता है कहाँ पे कितनी खपत है। तो इस तरीके से होता है कि आपके पास जो एंड प्रोडक्ट है वो एंड लेवल तक चली गई, यानी कि लोएस्ट लेवल तक चली गई, कि अब उसको कोई जाके मैं और तुम जैसे लोग खरीद सके कहीं से, राइट। अब जब वो खरीदते हैं हम, तो इसमें ये सब कमाते कैसे हैं, टेलको कैसे कमाता है, फ्रेंचाइज कैसे कमाती है, रिटेलर कैसे कमाता है। उसका बेसिक तरीका ये होता है आपके पास कि जितना भी टॉक टाइम बेचता है ना, उसके ऊपर फ्रेंचाइज को और रिटेलर को टेलको कमीशन देता है। यानी कि अगर 100 रुपए का कार्ड टेलनॉर का बिक रहा है, तो टेलनॉर की तो कमाई हो रही है ना उसके अंदर, उसमें तो टेलनॉर का मार्जिन वार्जिन सब कुछ बिल्ड हुआ है। लेकिन फ्रेंचाइज और रिटेलर ये काम क्यों कर रहा है, वो इसलिए कर रहे हो कि टेलनॉर उसको कहता है तुमको मैं हर रुपए के ऊपर मैं तुमको 3.5% के हिसाब से कमीशन दूंगा। 100 रुपए तो डिपेंड कर सकता है वो एग्जैक्टली, तो मुझे भी नंबर नहीं आइडिया अब क्या होगा उसमें। एक जमाने में 3.5% होगा, अभी का क्या है उसका मुझे नहीं आइडिया। तो 3.5% का मतलब हो गया, अगर 100 रुपए का कार्ड बेचे तो उस पर 3.5 रुपए तुम्हारे तुम्हारे से मतलब फ्रेंचाइज और एजेंट दोनों के, वो दोनों फिर आपस में ब्रेक करते हैं। तो यानी कि 100 रुपए का अगर टॉक टाइम बेचा, 3.5 रुपए कमीशन है, तो उसमें से 20% फ्रेंचाइज और 80% रिटेलर का होता था। आपके पास तकरीबन 100 रुपए से 0.7 PKR 70 पैसे फ्रेंचाइज को मिल जाएंगे और 2.8 PKR आपके रिटेलर को मिल जाएंगे। मतलब ये मॉडल था। इस मॉडल की बेसिस के ऊपर ये मॉडल डिस्कस करने का मतलब क्या है, मकसद क्या है, अच्छा खासा चलता हुआ मॉडल है, पूरे शहरों में फैला हुआ है, गांव देहात में फैला हुआ है, सब जगह फैला हुआ है, लोग बैठे हुए हैं जो कि एयर टाइम खरीद रहे हैं। तो आपके स्टेट बैंक ने बेसिकली सोचा है कि जब ये काम हो ही रहा है, इस तरीके से हो रहा है, तो हम इस तरह से लोगों को मोबाइल बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज क्यों नहीं दे सकते, कि तुम जाके पान वाली की दुकान पे, जो अब तुम इजी पैसे के थ्रू या जस्ट कैश के थ्रू चीज कर सकते हो कि किसी को पैसे भेज दो, वो तुम क्यों नहीं कर सकते। टॉक टाइम एयर टाइम बात तो एक ही है ना, वो भी आप पैसे दे के एक कमोडिटी खरीद रहे हैं। फाइनेंशियल सर्विस भी अगर कैश एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, वो भी कमोडिटी है ना आपके लिए, तो इट कैन ऑपरेट इन द सेम मैनर। तो उसके लिए इन लोगों ने क्या किया, उसके लिए उन्होंने ये किया बेसिकली कि टेलको एजेंट्स को यूज करने की नियत से एक स्ट्रक्चर ये बनाया कि टेलको होगी, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स को इनिशियली लाइसेंसेस दिए इसके, कि इन दोनों को हम एक बिजनेस अरेंजमेंट में डाल के माइक्रो फाइनेंस को हम लाइसेंस दे सकते हैं। स्टेट बैंक का मकसद इसलिए था क्योंकि स्टेट बैंक टेलको को रेगुलेट नहीं करता। स्टेट बैंक आज भी जाके टेलनॉर को नहीं बोल सकता कि तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, टेलनॉर का उसके ऊपर कोई स्टेट बैंक का टेलनॉर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, पीटीए का है, राइट। तो जब हम ये कह रहे हैं कि ब्रांचलेस बैंकिंग लॉन्च करनी है, तो इस पूरे अरेंजमेंट में बैंकिंग का लाइसेंस तो टेलनॉर के पास नहीं है, वो लोगों से पैसे लेके दूसरी जगह भेज नहीं सकता, उसके टेक्निकली वो कर सकता है, लेकिन रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से उसके पास लाइसेंस नहीं है।
तो क्या हो, हमेशा टेलको और कोई ना कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, माइक्रो फाइनेंस बैंक इनिशियली और कन्वेंशनल बैंक्स भी वो अरेंजमेंट बनाते हैं आपके पास। तो ये टेलको और माइक्रो फाइनेंस बैंक की कॉम्बिनेशन से हम कहते हैं बेसिकली एक मोबाइल मनी ऑपरेटर बन गया आपके पास, एमएमओ, या जिस जो कि बेसिकली मोबाइल फाइनेंशियल सर्विस का सिस्टम चला रहा हो, जिसके पास वॉलेट्स मेंटेन हो रहे होंगे, जिसके पास सारी लेजर हो रही होगी, वो सारी चीजें हो रही होंगी, वो इस एंटिटी के पास हो रही होगी। तो ये जो इजी पैसा है ना, ये आपके पास एमएमओ है, मोबाइल मनी ऑपरेटर, जिसके पीछे एक माइक्रो फाइनेंस बैंक है जिसको आप टेलनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक कहते हैं, टेलनॉर ने अक्वायर कर लिया जब ये चीज अच्छी खासी बन गई, वरना इनिशियली तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक था, तामीर के नाम से एक माइक्रो फाइनेंस बैंक था, और टेलनॉर। इसी तरह जैस कैश के केस पे वसीला माइक्रो फाइनेंस बैंक होता था, जो कि मोबलिक माइक्रो फाइनेंस बैंक बन गया, उसको मोबलिक ने भी अक्वायर कर लिया, और एमएमओ आपके पास ये होता था मोबलिक बैंक। इसी तरह यू पैसा के अंदर जाओ तो यू बैंक एक है और यू फोन, ये दोनों ने मिलकर ब्रांचेस बैंकिंग का अरेंजमेंट टाइप किया। तो इस तरह के फिर अरेंजमेंट बन रहे हैं आपके पास। लेकिन इस तरह का अरेंजमेंट जब बन गया आपके पास, हमने कहा कि ठीक है, हमने एक मोबाइल मनी ऑपरेटर बना दिया जिसमें टेलनॉर शेयर होल्डर है, टेलनॉर का उसमें स्टेक है, तो टेलनॉर का जो फ्रेंचाइज और एजेंट्स का पूरा स्ट्रक्चर है वो अब आपके लिए एक्सेसिबल हो गया। अब वो गफूर भाई और फारूक भाई की दुकान से आप बैंकिंग वाले काम कर सकते हो जाके, क्योंकि अब क्या करना है, आपके पास फ्रेंचाइज ने पहले आपसे 10,000 रुपए का एयर टाइम खरीदा था, अब फ्रेंचाइज ने क्या किया, फ्रेंचाइज ने टेलनॉर के पास 10,000 रुपए रखवा दिए, बोला ये मेरा फ्लोट है, ये मैं आपके अकाउंट में रख रहा हूँ 10,000 रुपए, इसकी बेसिस पे मैं आगे बिजनेस करूंगा 10,000 के ऊपर, और इसके ऊपर हम फिर कमाएंगे, सिर्फ एयर टाइम के ऊपर नहीं कमाएंगे। नीचे क्या किया उन्होंने, फ्रेंचाइज वाले ने 10,000 रुपए टेलनॉर के पास रखवाए, उसने कहा जाओ जाके रिटेलर्स को उनके वॉलेट में पैसे लोड करो ताकि वो उसके बेसिस पे फिर काम कर सके, बेसिक फाइनेंशियल सर्विस ऑफर कर सके। ताकि क्या होगा, अब वो रिटेलर के पास जब जाएगा दुकान पे, रिटेलर ने भी फ्रेंचाइज से फर्स्ट करो 1,000 रुपए रखे हुए, मैं अगेन बहुत सिंपलिस्टिक नंबर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये नंबर ऑब्वियसली नहीं होगा लेकिन समझना आसान होगा। इसने उससे 1,000 रुपए लेके रख दिया, उसने कहा मेरे वॉलेट में 1,000 रुपए डाल दो, जो एजेंट आया फ्रेंचाइज वाला सेल वाला बंदा, उसने कहा मेरे वॉलेट में 1,000 रुपए डाल दो, अब तुम जिसकी पान की दुकान है उसके वॉलेट में 1,000 रुपए पड़ेगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मैं बोलूंगा यार मुझे फलाने बंदे को पैसे भेजने 500 रुपए, ठीक है ना, इस सीएनआईसी पे मैंने तुम्हें 500 दिया, तुम्हारे पास कैश में 500 आ गया, तुम अपने वॉलेट से कहीं पे पैसे ट्रांसफर कर दोगे उस बंदे के लिए, हो सकता है उसके सीएनआईसी पे करो, हो सकता है उसके वॉलेट पे करो, अभी हम उसमें नहीं जाते, उसको भी छोड़ो, लेकिन तुम अपने वॉलेट से 500 रुपए कम कर दोगे और कैश में तुम्हारे पास 500 रुपए आ जाएंगे, इसके ऊपर तुम्हें टेलर कमीशन भी देगा, जो पीछे तरीका था। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बन गया है, यानी कि जिस तरह पहले एयर टाइम बिक रहा था, इस तरीके से अब आप जाके किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, बैंक ब्रांच की जरूरत नहीं पड़ी, एटीएम की जरूरत नहीं पड़ी, अकाउंट की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो ये फिर वो बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांचेस बैंकिंग के मॉडल के अंदर आके हम ऑफर करने लगे, राइट। और ये हमने ऑलरेडी बात कर ली कि ये जो स्ट्रक्चर बना और किस तरीके से। अब ये जो मैंने अभी बात की ना बाय द वे कि ये स्ट्रक्चर हो गया और ये इस तरीके से कर दिया, एक सेकंड इसको थोड़ा ग्राफिकली देखते हैं कि ये हुआ कैसे। अब बेसिकली मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक एजेंट है, राइट, यानी कि किसी की पान की दुकान है या कोई बिल्कुल लोअर टियर वाला एजेंट है, उसके बाद दो चीजें होंगी, इसको कह लो दो रजिस्टर होंगे या दो टेल होंगे, एक उसका वॉलेट होगा और एक उसके पास कैश होगा, ये दोनों बैलेंस में रहेंगे बाय द वे फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट। बैलेंस में रहेंगे से मुराद क्या, मेरा दिन शुरू हुआ, मेरे पास सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन से बंदा आया, उसने 10,000 रुपए मेरे वॉलेट में लोड कर दिए, अभी मेरे पास वॉलेट में 10,000 रुपए और मेरे पास कैश कोई नहीं। बहुत सिंपलिस्टिक सिनेरियो बता रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो होगा, उसमें और भी काम करने हैं। यूजुअली जो एजेंट्स होते हैं वो पान की दुकान अगर चला रहा है तो उसके पास कोई 1,000 का नोट है, उसको छुट्टा भी तो देना है, खुला देना है, तो उसके पास होगा, लेकिन मैं सिर्फ इसको आइसोलेट करके इस सिनेरियो को समझा रहा हूँ। तो वॉलेट में 10,000 रुपए पड़े और कैश कुछ भी नहीं पड़ा, दिन शुरू हुआ, बैलेंस एजेंट ने वॉलेट में डाल दिया, ठीक है। ये जो राइट मोस्ट के ऊपर 10,000/0 लिखा हुआ है ना, ये वॉलेट और कैश का बैलेंस मैंने शो किया सर, लेफ्ट पे वॉलेट का बैलेंस, राइट पे कैश का बैलेंस। ये जो उल्टे हाथ के ऊपर बॉक्सेस हैं ब्लू और ऑरेंज, इनके अंदर मैं ट्रांजैक्शन की अमाउंट लिख रहा हूँ कि मैंने इतनी की, ये ट्रांजैक्शन की, यहाँ पे इतने पैसे कम हुए, यहाँ पे इतने पैसे ज्यादा हुए, और जो राइट मोस्ट है वहाँ पे हम एक्चुअली मैं करंट जो बैलेंस है वो शो कर रहा हूँ। जैसे कि पहले वाले में 10,000 वॉलेट में डाले और कैश अभी कुछ भी नहीं है, तो राइट साइड पे बैलेंस भी 10,000 और राइट साइड पे कुछ भी नहीं है। फिर एक कस्टमर आया, उसने कहा कि यार मुझे एक बिल पे करना है, मुझे बिल पे करना है 2,500 रुपए का, फर्ज करो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो बिल पेमेंट की जो भी उसके पास इंटरफेस है, इजी पैसा की ऐप है मर्चेंट वाली, उसमें जाएगा, बिल पेमेंट में जाएगा, बिल की डिटेल्स डालेगा, बिल पे पे क्लिक करेगा, उसके वॉलेट से 2,500 रुपए कटे जाएंगे, क्योंकि वो 2,500 रुपए जो बिल एंटिटी है, बिजली का बिल था तो उनके पास भी तो जाने ना, आपके पैसे तो सेटल तो होंगे अमाउंट। तो 2,500 आपके वॉलेट से कट गए, लेकिन आपके पास कैश भी तो आ गया 2,500 रुपए, यानी अगर आप बिल पे करने आए थे, आपने कहा मेरा बिल पे कर दो, तो तुमने उसको कैश भी तो 2,500 रुपए दिया होगा, तो तुम्हारे पास 2,500 रुपए कैश आ गए
और तुम्हारे वॉलेट से 2,500 रुपये चले गए, राइट। तो अगर तुम उस रजिस्टर के पॉइंट से देखो राइट पोस्ट पे, वॉलेट में अब 7,500 रुपये रह गए, लेकिन हाथ में 2,500 रुपये आ गए, ठीक। इसी तरह और भी चीजें हो सकती है, कोई आके बोले मैंने 500 रुपये फलाने CNIC को सेंड करने, तुम्हारे वॉलेट से 500 कम हो जाएंगे, कैश में 500 बढ़ जाएंगे। इसी तरह आया, उसने कहा मैंने भी 500 भेजने, मैंने CNIC भी नहीं भेजने, मैंने किसी और, ये उसका फोन नंबर है, उसके बाद भी इजी पैसा का अकाउंट है, उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, तो वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर कर देगा वो उसको, उसके वॉलेट से निकल जाएंगे एजेंट के, 500 रुपये और कम हो गए, 7,500 से 7,000 रुपये आ गए, लेकिन कैश 3,000 जमा हो गया, क्योंकि उसने 500 रुपये कैश में दिए होंगे तुमको। लेकिन सिर्फ ये तो नहीं हो सकता ना कि माइनस हो रहे हो। अभी हमने कहा मैंने किसी को पैसे भेज दिए, कोई आया और वो तुमसे बोले कि मुझे उसने पैसे भेजे, मैंने तो रिसीव करने, तो फिर क्या होगा, वो बेसिकली आपको जो पैसे रिसीव हो रहे होंगे तो आपके वॉलेट में रिफ्लेक्ट होंगे एज प्लस, क्योंकि उसने 2,500 भेजे और तुम अपने कैश में से उसको 2,500 रुपये दे रहे हो, क्योंकि उसको तो कैश चाहिए ना, उसको तो वॉलेट से कोई लेना देना नहीं करना। तो ये प्लस माइनस की पूरी साइंस इसके अंदर चल रही होगी थ्रू आउट द डे, आपके पास पैसे ज्यादा रहोगे, पैसे कम हो रहे होंगे। और एट द एंड ये भी हो सकता है कि तुम जाओ बोलो मेरा इसी पैसा का अकाउंट है, मुझे अकाउंट में 3,000 रुपये चाहिए, तो तुम क्या करोगे, तुम एजेंट को 3,000 रुपये उसके वॉलेट में ट्रांसफर करोगे बेसिकली, वो तुम्हें 3,000 रुपये कैश दे देगा। तो ये प्लस माइनस की साइंस इसके अंदर चलती रहेगी। अच्छा, इसमें ना एक चीज और बड़ी अहम है समझने की, इसके 2-3 सिनेरियोज हैं, जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जैक्टली, ये तो हमने सोचा ना कि चलो हमने इजी पैसा का एक वॉलेट खोला, एक सर्विस दी लोगों को, अब लोग जाके बैंक की लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, बिल जाके अपने घर के बराबर में पान की दुकान से बिल पे कर सकते हैं बिजली का, जरूरत ही नहीं है कि जाके बैंक ढूंढे और बैंक की ब्रांच पे जाके धक्के खाएं, राइट। उसमें भी पता है क्या क्या चीजें होती थी बड़े मजे मजे की, वो ये होती थी आपके पास के हर ट्रांजैक्शन में कमाई का कोई तरीका होता है, कोई लेवल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आगे स्ट्रक्चर है, ये इजी पैसे का स्ट्रक्चर है, मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ट्रांजैक्शन डाली है ओवर द काउंटर, यानी कि आप वहां जाके बोले मैंने किसी को पैसे भेजने हैं, अपनी ऐप से नहीं कर रहे, आप ओवर द काउंटर जाके ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो सेंड मनी या रिसीव करना मनी, उसके बेसिकली क्या फी स्ट्रक्चर वो क्या लगा देते हैं। जैसे अगर तुम किसी को पैसे भेज रहे हो और तुम्हारी अमाउंट 1 से 1,000 रुपए के बीच में, तो इजी पैसा आपको 60 रुपए चार्ज करेगा, यानी कि 1,060 रुपए लेगा आपसे, उसमें से 10 रुपए जो है वो एजेंट जो रिटेलर है उसको मिलेगा और 2.5 रुपए फ्रेंचाइज को मिलेगा, इस तरह से पूरा ब्रेकअप होता है। इसी तरह वो टीयर बने हुए हैं। इसी तरह हर ट्रांजैक्शन के ऊपर भी कमाई अलग होती है। बिल पेमेंट के ऊपर फिक्स है 8 रुपए मिलते हैं, जो कि बिल में अभी भी आप देखो तो बैंक ने जो भी बिल इशूअर होता है उसने बैंक फीड करके डाला हुआ होता है कि ये 8% तो मैंने बैंक को देने हैं, वो फिर बैंक के पीछे बिल एग्रीगेटर को देने, शायद वो वनलिंक को दे या वो इजी पैसा को दे, अगर बिल इजी पैसा से पे हुआ है क्योंकि उनकी सर्विसेज यूज हुई है। तो बिल पेमेंट में सिर्फ 8 रुपए की कमाई होती है, लेकिन आपके पास यहाँ पे तुम देखो तो कमाई ज्यादा हो सकती है। अगर ओवर द काउंटर कोई आगे 6,000 8,000 रुपए दे रहे तो उसको 10 रुपए मिल रहे हैं, राइट, रिटेलर को। तो अब अगर तुम एजेंट हो, रिटेलर हो और तुमने अपनी दुकान चलाई, शुरू की, दिन तुम्हारा शुरू हुआ सुबह ही सुबह में, और तुम्हारे वॉलेट में 10,000 रुपए, राइट, सिंपल अमाउंट, सिंपल चीज, सिंपल जो है वो अमाउंट को इस्तेमाल करते हैं। मैं तुमसे आके अपने बिजली का बिल लेकर आ जाऊँ, बोलूँ ये 8,000 रुपए का बिजली का बिल, ये पे करना है मुझको, तुम पे करोगे? क्या करना चाहिए इसको? अगर तुम दुकानदार हो और तुम हिसाब किताब लगाओगे तो तुम बोलोगे यार अभी तो मैंने दुकान खोली है, मेरा पहला धंधा है, और कोई मुझसे आके मेरा पूरा बैलेंस इस्तेमाल हो जाएगा और मैं कमाऊंगा सिर्फ 8 रुपए। अगर मैं इसके बजाय पैसे दबा के रखूं अभी और मैं इसका एनी टाइम ही बेच दूं, मैं और कुछ नहीं करूँ, मैं सिर्फ लोगों को टॉक टाइम ही बेचता हूँ, भाई मैंने नहीं बिल पे करना, तो 3.5% के ऊपर तो मैं दिन के 60 70 80 100 रुपए कमा लूंगा। कहाँ 8 रुपए, कहाँ 100 रुपए। ये वाली सारी साइंस करता है जो दुकान पे बैठे ना, जब वो बैठ के काम करता है तो उसको समझ में आ जाता है कि मैंने कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना। ये जो अक्सर एक बहुत बड़ा इशू होता है, जहाँ वो बोलते सिस्टम बैठा हुआ है, सिस्टम बैठा हुआ है, सिस्टम नहीं चल रहा, सिस्टम सिस्टम सब चल रहा होता है, उसका दिमाग चल रहा होता है बेसिकली। उसको पता होता है ये काम दोपहर में 12 बजे करने वाला नहीं, जब रात को दुकान बंद कर रहा हूँ तब करूँ। तो ये चीज बहुत कॉमन थी इनिशियली। आपके पास ये जब इसी पैसे वगैरह शुरू में क्या होता है कि आप एसेंशियली एक ट्रेंड ऑब्जर्व किया था बहुत शुरू में, वो ये था कि सारे दिन भर ट्रांजैक्शंस एज पर नॉर्मल चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक, कोई इशू नहीं, कुछ नहीं, सिस्टम चोक नहीं है, प्रॉपर फंक्शन कर रहा। शाम 7 बजे एकदम से बिल पेमेंट की ट्रांजैक्शन शूट करती थी, इतना शूट करती थी कि चोक हो जाता सिस्टम। क्यों करती थी वो? इसलिए करती थी कि अगेन एजेंट्स में क्या होता है, पान की दुकान है, मोहल्ले की दुकान है, तो जान पहचान तो होती है ना। आप सुबह गए, वो कहता बिल दे दो, पैसे दे दो, शाम में आके ले जाना, शाम तक पे कर दूंगा। तो वो दिन भर में एक मोटा गुच्छा बना के अपने पास रख लेता था बिल्स के। शाम में भी छोटे को बिठाता था, बोलता था एक एक करके टक 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 पे करते थे, क्योंकि दिन भर के उसके वॉलेट के अंदर पैसे जमा हो जाते थे, उसकी कमाई हो जाती थी।
जब दिन खत्म कर रहा था वो कह रहा था भाई करके सारे बिल पे कर दे लोगों के, वो करके छोटा एक एक टक 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 इजी पैसे के ऊपर ट्रांजेक्शन करे जाए करे जाए करे जाए। पूरा मोहल्ला इस तरह सारे मोहल्ले करते थे, तो वो सिस्टम शाम 7 बजे चौक हो जाता था। अजीब सी बात है, शाम 7 बजे कौन जाता है बिल पे करने, भाई क्या हो गया। लेकिन इस तरह की चीजें होती हैं आपके पास। तो ये वो इफेक्ट्स हैं या वो चीजें हैं जो कि सिस्टम बनाते हुए तो शायद नहीं समझ में आती, लेकिन होती है। इसकी एक एग्जांपल और भी है, ट्रांजैक्शन की नहीं है। ये जब ब्रांचलेस बैंकिंग शुरू, अभी जब तुम फॉर एग्जांपल अगर ट्रांजैक्शन करने जाओ कि मैंने किसी सीएनआईसी पे पैसे भेजने हैं, तो तुम जब जाओगे सीएनआईसी पे पैसे भेजने के लिए तो वो तुमसे क्या मांगता है, रिसीविंग एंड पे जब जाते हो तो वो कहता है ना कि ठीक है सीएनआईसी नंबर बताओ और कोड मांगता है। वो मोबाइल पे आता हाँ है पिन कोड आता है ना आपके पास मोबाइल पे। पहले मोबाइल पे पिन कोड नहीं आता था, ऐसे टेलीलॉन्ड नहीं भेजता था। जब सर्विस शुरू हुई थी ना, उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने कहा था कि जो पैसे भेजने वाला है ना वो आए, सीएनआईसी नंबर बताए और एक कोड सेट कर दे। खुद कोड बता दें, दुकान वाले को बताए भाई ये कोड सेट कर दो, और जिसने पैसे रिसीव करने उसको फोन करके बता दें कि भाई ये कोड बताना दुकान वाले को। नहीं, लॉजिकली शायद अगर हम किसी बहुत जबरदस्त पढ़े लिखे माशरे में होते हैं तो शायद ये लॉजिक चल जाती। यहाँ पे किसी को फिक्र ही नहीं है, दुकान वाले को बोलते हैं तू रख दे जो भी रखना है, या खुद भी बोले तो बोलते हैं 1 1 1 रख दे, 1 2 3 4 रख दे। इस पे स्टेट बैंक ने एक्चुअली किया था, चेक किया था एट सम पॉइंट कि यार चल के आ रहे हैं। 80% ऑफ द कोड 1 2 3 4 था। 80% मतलब सोचो अगर 1 2 3 4 कोड चल रहे हैं तो बहुत ठीक ठाक फ्रॉड हो सकते हैं इसमें ना, जबरदस्त किस्म के। तो फिर उन्होंने बेसिकली चेंज किया था, फिर उन्होंने किया था कि कोई कोड पूछेगा नहीं, कोड हम सेंड करेंगे ऑटो जनरेट करके, ताकि कोई तमीज का कोड तो ये वेरिएशन आप सोचते कुछ है होता कुछ है, ये वेरिएशन बहुत होते हैं इसके अंदर। अच्छा, अब कमिंग बैक बेसिकली टू, अब एक एग्जांपल देखते हैं। इजी पैसे की एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ सिर्फ क्योंकि आपको ये बताने का मकसद है, इसमें एक आखिरी कॉन्सेप्ट रह गया इंपॉर्टेंट कि इनिशियली मैंने रिस्क की बात की थी कि ब्रांचेस बैंकिंग में रिस्क इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ये जो कस्टमर्स हैं, एक तो पहली बात अकाउंट गारंटीड नहीं है, सबने अकाउंट तो नहीं खोले हुए, बगैर अकाउंट के भी लोग आ रहे होते हैं। और ये क्रेडिट या डिफॉल्ट रिस्क वाले कस्टमर्स हैं, हो सकता है इनके पास पैसे इतने ना हो तभी ये बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन नहीं करते, इनकी ट्रांजेक्शन वॉल्यूम छोटी होती है। तो यहाँ पे एक तरीका दुनिया भर में इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, लेकिन प्रायोरिटाइज कस्टमर ड्यू डिलिजेंस या टीयर्ड कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, उसके ऊपर अभी आते हैं 1 मिनट में। उसमें जाने से पहले इजी पैसा के अगर देखें हम, जैसे ये मेरा इजी पैसा अकाउंट है, 300 रुपये मैंने डाले हैं उसके अंदर, ये मेरा वॉलेट है, राइट। वॉलेट की टर्म से तुम लोगों को वैसे क्या समझ में आता है, जो तुम लोगों ने देखा है थोड़ा बहुत वॉलेट को, मतलब वॉलेट की डेफिनेशन में लोग क्या बोलोगे, वॉलेट क्या है एसेंशियली। मोबाइल से मोबाइल में जो अकाउंट होता है ना आपका, वॉलेट अकाउंट एक वो चीज होती है, और एक होता है कोर का अकाउंट। हाँ ठीक है, सही है। इसमें ये फर्क होता है, जैसे ये होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोर अकाउंट में पैसे चाहिए, मुझे ना ट्रांजेक्शन निकालनी है, मेरे पास इस वक्त एटीएम में पैसे नहीं, मतलब कोर के उसमें पैसे, अपने वॉलेट से पैसे ट्रांसफर करके एटीएम से निकाल सकता सही, हूँ। ठीक है। बड़ी तुमने एक अच्छी बात की, एक पॉइंट मैंने नहीं टच किया वो मैं टच कर लेता हूँ। ट्रांजैक्शन या ट्रांसफर की टाइप्स क्या क्या हो सकती है। अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर हो सकता है, लिंक अकाउंट, लिंक तो जो भी हो, अभी तो हम बेसिकली लेवल 1 की बात कर रहे हैं, बिल्कुल इनिशियल टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस के अंदर अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजैक्शन हो सकती है, सही है, अकाउंट टू वॉलेट ट्रांजैक्शन हो सकती है ना। मैंने अकाउंट टू अकाउंट मीजान से स्टैंडर्ड चार्ट के अंदर पैसे भेज दिए, अकाउंट टू वॉलेट मैंने मीजान से इसी पैसे के अंदर अकाउंट भेज दिए, दोनों इन्वर्स भी हो सकते हैं, इसी पैसे से मीजान के अंदर भेज दिए पैसे, है ना। वॉलेट टू वॉलेट भी हो सकती है, इसी पैसे से जैस कैश के अंदर पैसे भेज दिए। अकाउंट टू सीएनआईसी भी हो सकती है, वॉलेट टू सीएनआईसी भी हो सकती है। अकाउंट टू सीएनआईसी हमारे यहाँ वैसे मिलेगी नहीं, तो मैं कन्वेंशनल बैंक्स नहीं देते। कौन सा सर? अकाउंट टू सीएनआईसी यानी कि तुम ये बोलो कि मैं पैसे अपने अकाउंट से भेज रहा हूँ, सीएनएसी भी। लेकिन सीएनआईसी पे है। ऐसा ब्रांचेस बैंकिंग के अंदर होता है, मोबाइल बैंकिंग के अंदर नहीं मिलेगा, तुमको ये ट्रांजैक्शन नहीं मिलेगी। कभी करते हुए देखिए, बैंक्स यूजुअली नहीं करता ना, क्योंकि ये वो अगेन हाई रिस्क वाले डोमेन के अंदर आ गए हैं। ये वाले काम ब्रांचेस बैंकिंग वाले तो करते हैं, बैंक्स यूजुअली नहीं करते। तो तुम इजी पैसे से तो ये कर सकते हो कि वॉलेट टू सीएनआईसी कर दो ट्रांजैक्शन, लेकिन और जगहों पे मुश्किल है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन आपके पास आ गई। वॉलेट में ना एक बुनियादी फर्क है, वॉलेट बिल्कुल है अकाउंट बाय एवरी मीन एंड डेफिनेशन, वो सारे उसकी प्रॉपर्टीज वही है। शायद उसके लिमिट्स में फर्क होगा, लेकिन प्रॉपर्टीज एसेंशियली वही है, पैसे रखना, पैसे होल्ड करना, जरूरत के वक्त पैसे भेजना, पैसे रिसीव करना, सारे काम वॉलेट कर सकता है। लेकिन एक चीज और बुनियादी फर्क क्या होता है, अगर तुम जैसे इजी पैसा के ऐप के अंदर भी जाके देखना या किसी और के अंदर जाके, आप वॉलेट से इंस्ट्रूमेंट्स लिंक भी कर सकते हैं। तो मेरे पास स्टैंडर्ड चार्ट का डेबिट कार्ड है, मैं उसे इजी पैसे की ऐप में जाके लिंक कर सकता हूँ, तो वो वॉलेट से लिंक हो जाएगा। यानी कि इसको ऑप्शन को एक्सप्लोर करना, ये तुम लोगों को फिर आइडिया होगा सही से।
वॉलेट के अंदर जाके ना आपके पास ये ब्रांचेस बैंकिंग के अंदर बेशतर ऐप्स के अंदर ये ऑप्शन होगा कि लिंक डेबिट कार्ड या लिंक क्रेडिट कार्ड, वो तुम्हें किसी भी इंस्टीट्यूशन से ऑफर हुआ तो अपना कार्ड लिंक कर सकते हो। फिर अगर तुम्हें कोई ट्रांजैक्शन इजी पैसे की ऐप से करनी है तो वो तुम उस कार्ड के ऊपर इनिशिएट करवा सकते हो ट्रांजैक्शन, क्योंकि एक्चुअली बैंक का इशू कार्ड तो फिर वो जो पैसे बैंक से कटते तो कटेंगे, डायरेक्ट बैंक से कटेंगे ना बैंक से फिर। कटेंगे, बिल्कुल बैंक से कटेंगे, ये लेकिन लिंक क्योंकि लेकिन आपने वॉलेट से इंस्ट्रूमेंट को लिंक किया, राइट, हाँ, आपने ये किया। बस इस सही तरह है। अकाउंट लिंकिंग भी है, अब तो अकाउंट लिंकिंग भी आने लगी है, अब तो नेफ्ट और 2-3 एंटिटीज जो काम कर रही है तो अब अकाउंट लिंकिंग भी आने लगी है। फॉरी भी एक एंटिटी है जो कि पीएसपी अभी आ रही है, वो भी वाले सारे काम कर रही है। तो ये एक बुनियादी फर्क है जो कि वॉलेट और अकाउंट के अंदर यूजुअली होता है। जैसे यहाँ पे देखो ये ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, ऐड अदर बैंक अकाउंट फ्रॉम माय ओन बैंक अकाउंट या फ्रॉम इजी पैसा शॉप, ये वो 3 तरीके हैं जो मैं कैश इन के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। अच्छा, एक और टर्म जिस पे हमने बात नहीं की, कैश इन और कैश आउट की को कहते हैं इसको बेसिकली। ये वो टर्म है कि आप अपने अकाउंट में सिस्टम के अंदर या वॉलेट के अंदर पैसे डालें या उससे पैसे निकालें, राइट। तो ये टर्म एजेंसी बैंकिंग के अंदर बहुत जो हेविली यूज होती है, तुम लोगों को बहुत फ्रीक्वेंटली नजर आएगी ये टर्म। बाकी ये फिर वही बात है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सेंड मनी की जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो फिर ये इजी पैसा को भेजना, अकाउंट को भेजना, सीएनआईसी ट्रांसफर करना, ये सारे ऑप्शन हैं हमारे पास, राइट। अच्छा जी, सो ये लास्ट टॉपिक है जिसको मैं कवर करना चाह रहा हूँ उसमें ब्रांचेस बैंकिंग के अंदर। तुम लोगों को बेसिकली ये आइडिया तो हो गया कि ब्रांचेस बैंकिंग काम किस तरह कर रही है, लेकिन ब्रांचलेस बैंकिंग में एक बुनियादी फर्क अब क्या आ गया, जैसे मेरा भी अकाउंट अगर मैंने इस पर शो किया तो 3 लेवल्स है, नॉट वेरीफाइड, सेमी वेरीफाइड एंड वेरीफाइड। लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, बेसिकली ये स्टेट बैंक की रेगुलेशंस होती है। इससे मतलब क्या, लेवल 0, लेवल 1 और लेवल 2 से, इससे मतलब बेसिकली ये है कि आपके पास, मैंने अकाउंट खोला, मैंने साइन अप किया, रजिस्टर किया, अभी ये जो मैंने रजिस्टर किया ना, इस वक्त मेरा अकाउंट नॉन वेरीफाइड स्टेट में, तो मैं अभी बेसिकली कुछ भी नहीं कर सकता, अभी अकाउंट यूजलेस है। मैं जब तक अपने आप को वैलिडेट नहीं करूंगा ओटीपी के थ्रू या किसी चीज के थ्रू, तो एप्लीकेशन में कुछ नहीं कर सकता। स्टेट बैंक ये कहता है आपके पास कि जब आप लेवल 0 का अकाउंट किसी का खोले ना, तो आप उसके बेसिकली या तो सीएनआईसी नंबर वेरीफाई कर लें, वैलिडेट कर लें, तो आप नादर को सिर्फ सीएनआईसी नंबर भेजें, वहां से इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो वैलिड हो जाएगा भाई इसके पास एक गवर्नमेंट इशूड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है। जब ये इशू हो जाए तो उसको आप बुनियादी बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज, द मोस्ट बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज विद वेरी लिमिटेड ट्रांजैक्शन लिमिट्स दे दें, इजाजत दे दें कि वो कर सके, राइट। इस तरह से हम रिस्क को कर्टेल करते हैं। हमने किसी को फौरन इजाजत दे दी कि ये मोबाइल अकाउंट जाके जो करना है कर लो, क्योंकि हमें नहीं पता भी ये बंदा कौन है। एफएटीएफ और ये जो सारे मसलों में फंसे ना, ये चीजें हमने ओवर टाइम ग्रेजुअली ग्रो की है उस एक्सरसाइज की वजह से। उसमें इसी तरह के कंट्रोल्स बिल्ड किए हमने और भी सब जगहों के ऊपर, कि ट्रांजैक्शन करने में मनी लॉन्ड्रिंग और जो बाकी चीजें होती है उनके ऊपर इस तरह के कंट्रोल बिल्ड किए, जैसे ये नेशनल बैंकिंग कंट्रोल तुम लोगों को नजर आ रहा है। एक लेवल आगे जाए, जब आप अपने आप को बायोमेट्रिकली वैलिडेट करें तो फिर तो आपको फुल प्रॉपर लेवल 2 का अकाउंट मिल जाए या लेवल 1 का अकाउंट मिल जाए, जो भी है, नहीं। तो ये एक टीयर्ड स्ट्रक्चर होता है ब्रांचेस बैंकिंग के अंदर जो भी इस तरीके से ऑपरेट करता है। एसेंशियली कवर मैंने यही करना था इस टॉपिक के अंदर। अब किसी के क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड तो बताओ।